गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायन विज्ञान महासंग्राम टॉपिक जो अपना चल रहा है, रसायन विज्ञान महासंग्राम में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी 2012 से लेकर 2020 तक के प्रश्न जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कल हमने 2012 से 2016 तक के प्रश्न डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोग जो है 2017 से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी विद्यार्थी जो है इसका बेनिफिट ले सकें। स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको इन्हीं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से ही मिल जाएंगे। इन्हीं एग्जाम से 2012 से 2020 तक के जो प्रश्न है, इन्हीं में से ही पेपर आपको मिल जाना है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इस चैप्टर का विशेषकर। ऐसे एक दो चैप्टर और भी आएंगे जिनके जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से मिल जाएंगे, वो मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पर। और बहुत जल्द हम लोग आपके लिए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार 12th एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने हैं, तो वो भी हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये महासंग्राम कंप्लीट करेंगे हम लगभग 8-10 दिन के अंदर, उसके बाद मैं एक सीरीज़ आपके लिए ऑब्जेक्टिव की भी लेकर आऊँगा, क्योंकि इस बार 9 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो उनमें भी हम लोग जो है अपना भरसक प्रयास करेंगे और उसके लिए एक प्रैक्टिस भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं 2017 के क्वेश्चन की ओर, और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स जो जुड़ चुके हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2017 के एग्जाम से, द्वितीय कोटि अभिक्रिया हेतु वेग नीतांक। ये 11 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि 10 क्वेश्चन हम इसके पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है वो इस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उसमें वो पार्ट दिए गए हैं सारे, आप वहाँ से ये पार्ट देख सकते हैं। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया हेतु वेग नीतांक की इकाई, तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग नीतांक की इकाई है वो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया N2O5 2NO2 प्लस O2 हेतु यदि अर्धायु 6.93 सेकंड है तो दर नियतांक यानी के की गणना करनी है, के हमें निकालना है। और N2O5 का अपघटन जो होता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और प्रथम कोटि की अर्धायु और के में जो संबंध है टी हाफ बराबर 0.693/K, तो के बराबर 0.693/टी हाफ। अब टी हाफ यानी अर्धायु आपको दी है 6.93, तो आप वैल्यू पुट कर दें 0.693/6.93। ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1000 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, 693 से 693 कट हो जाएगा, 20 से 20 कट हो जाएंगी, तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, और क्योंकि यूनिट सेकंड में है तो यहाँ आप लोग सेकंड इनवर्स यूनिट बन जाएगी इसकी, क्योंकि समय सेकंड में है तो जो के है वो सेकंड इनवर्स हो जाएगा प्रथम कोटि के लिए। अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। ग्राफ आपको दिया गया है, उसमें क्या कहता है, उपरोक्त आलेख में x और y किसे दर्शाते हैं। तो जो x है वो संकीर्ण ऊर्जा को, x संकीर्ण ऊर्जा को दर्शाता है, और जो y है वो अभिकारकों और उत्पादों की बेस वैल्यू का अंतर है, और ये बेस वैल्यू होती है अभिक्रिया एंथैल्पी। अभिकारकों और उत्पादों की जो बेस वैल्यू होती है वो होती है अभिक्रिया एंथैल्पी। तो y जो है अभिक्रिया एंथैल्पी को दर्शाता है, x संकीर्ण ऊर्जा को और y अभिक्रिया एंथैल्पी को। अब x की परिभाषा देनी है हमें, तो x क्या है, x संकीर्ण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए
उत्पाद में बदलने के लिए उपलब्ध करवानी होती है, उपलब्ध करवानी होती है, वो होती है संकीर्ण ऊर्जा। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल सकता है, उसे हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अब देखो समझो बात को, जैसे अगर मैं जीरो से देखो ग्राफ ये है, अब क्लियर करना बात को, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो अगर मैं जीरो से देखूँ, ये पॉइंट जीरो का है, जीरो का, और ये पॉइंट मान लो 15 का है, तो कुल ऊर्जा जो चाहिए वो 15 कैलोरी चाहिए। कुल ऊर्जा कितनी चाहिए? 15 कैलोरी, 15 जूल, जो भी है 15 जूल, ठीक है। अभिकारक यहाँ है इस पोजीशन पर, अभिकारक यहाँ है इस पोजीशन पर, यानी 15 जूल में से 4-5 जूल तो अभिकारकों की औसत ऊर्जा है। ये मान लो 4 जूल है, ये अभिकारकों की औसत ऊर्जा है। कुल कितनी चाहिए थी? 0 से 15 में 15 जूल ऊर्जा चाहिए थी उत्पाद बनाने के लिए, कुल 15 जूल चाहिए थी। इसको हम लोग देहली ऊर्जा कहते हैं, जो कुल ऊर्जा चाहिए होती है। इसमें से कुछ ऊर्जा विकारक अणुओं के पास होती है, कुछ ऊर्जा विकारक अणुओं के पास होती है। जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं, मान लो आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, यानी कुल आपको 33 नंबर चाहिए, कुल 33 चाहिए। अगर हम कुछ भी ना पढ़ाएं, कुछ भी ना पढ़ाएं, क्या आप 0 नंबर लाएंगे? क्या 2, 4, 5 नंबर तो आप वैसे ही ले आएंगे। तो वो आपके पास औसत ऊर्जा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा आपके पास है। तो 33 में से मान लो 4 आप लाने की क्षमता रखते हैं, तो बाकी के जो हमें दिलाने होते हैं ना, वो संकीर्ण ऊर्जा होती है। तो टीचर को मेहनत करके कितने दिलाने? 29 दिलाने। क्लियर? कुल 33 चाहिए। 4-5 आप अपने आप ला सकते हैं, हम चाहे कुछ भी ना पढ़ाए तो भी आप ला सकते हैं। तो बाकी के जो हमें दिलवाने होते हैं वो होती है संकीर्ण ऊर्जा। जैसे यहाँ इस उदाहरण में 33 वाले उदाहरण में जो 33 है वो देहली ऊर्जा है, जो कुल ऊर्जा वो देहली ऊर्जा है। कुछ आपके पास है और बाकी की जो हमें दिलानी है वो संकीर्ण ऊर्जा है, ठीक है, वो संकीर्ण ऊर्जा है। अब कुल कितनी चाहिए थी? 15 जूल। 15 में से 4 अभिकारक के पास है, तो 11 जूल जो है वो संकीर्ण ऊर्जा है। तो देहली ऊर्जा तो कुल न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए चाहिए होती है, कुल न्यूनतम ऊर्जा। जैसे 33 वाला तो पास है ही है, 60 वाला भी पास है ना। कुल न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को चाहिए उत्पाद में बदलने के लिए वो होती है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा अभिकारक के अणु रखते हैं, वो होती है अभिकारक की औसत ऊर्जा, और बाकी की जो हमें उपलब्ध करवानी होती है वो होती है संकीर्ण ऊर्जा। यानी देहली ऊर्जा जो होती है, देहली ऊर्जा बराबर होती है किसके? औसत ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा प्लस संकीर्ण ऊर्जा के। औसत ऊर्जा को और संकीर्ण ऊर्जा को जोड़ दूं तो ये सारा बन जाएगा देहली ऊर्जा। तो यानी अगर संकीर्ण ऊर्जा हम निकालना चाहते हैं तो संकीर्ण ऊर्जा का क्या सूत्र बन जाएगा? संकीर्ण ऊर्जा, ये औसत ऊर्जा इधर आके माइनस हो जाएगी। संकीर्ण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा, ये रिलेशन बन गया। तो ये आपके पास संकीर्ण ऊर्जा की डेफिनेशन आ गई, एक्स की परिभाषा आ गई। अगले क्वेश्चन पर चले हम। 2018 के एग्जाम में जो हमारे पास प्रश्न आया, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो कोटि क्या होती है? कोटि उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के दौरान बदल जाती है, जिनकी सांद्रता में परिवर्तन आ जाता है, या आप दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं। वेग नियम हमने लिखा था कि वेग जो होता है वो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, ठीक है, इसकी पावर x, इसकी पावर y। तो ये जो पावर होती है कोटि होती है, a की कोटि कितनी है? x, b की कोटि कितनी है? y। तो कुल कोटि हो जाएगी x प्लस y। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं, ये वेग नियम है, वेग नियम। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता, ये ए और बी अभिकारक हैं, अभिकारकों की सांद्रता की घात, जैसे ए की घात x है, बी की घात y है, तो कुल कोटि जो है वो x प्लस y है। तो वेग नियम में
अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग जो होता है ना, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कोटि की। अगला क्वेश्चन, संगत सिद्धांत यानी टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दो मुख्य अवरोधक बताने हैं अपने को कि रासायनिक अभिक्रिया पे कौन कौन से अवरोधक आते हैं। तो एक अवरोधक तो आता है सक्रियण ऊर्जा। जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से कम होती है वो उत्पाद नहीं बना पाते, सक्रियण ऊर्जा। और दूसरा आता है अभिविन्यास। जो टक्कर होनी चाहिए वो सही दिशा में होनी चाहिए, टक्कर सही दिशा में होनी चाहिए। जैसे देखो, मान लो ए और ए टक्कर कर रहे हैं बी और बी से, ए यूं आ रहा है बी यूं आ रहा है, तो अब देखो ये वाला ए इस बी से टक्कर कर जाएगा यहाँ, है ना। पर क्या ये वाला ए इस बी से टक्कर करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये इधर से आया ये इधर से आया, तो ये ए और बी तो आपस में टक्कर कर गए, पर ये वाले टक्कर नहीं किए, तो टक्कर सही नहीं है, ये अभिविन्यास सही नहीं है। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो ए प्लस बी बी, अब ए यूं जा रहा है बी यूं आ रहा है, अब ये सही अभिविन्यास है, क्योंकि ये वाला ए इस बी से टक्कर करेगा और ये वाला ए इस बी से टक्कर करेगा, तो ये बनेगा 2ab। तो एक तो सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए और दूसरा अभिविन्यास सही होना चाहिए। तो ये दो मुख्य बिंदु हैं अवरोधकों के, दो मुख्य अवरोधक आते हैं। अगला क्वेश्चन, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया समय निकालना है प्रथम कोटि के लिए, तो प्रथम कोटि के लिए जो के का सूत्र है, के बराबर 2.303/T log R0/R, ये के है। तो टी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, टी इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा, तो टी बराबर 2.303/K log R0/R या R0/R, क्योंकि अपने को समय ज्ञात करना है तो मैंने समय का फार्मूला बना लिया। अब मेरे को उसने दो बातें कही, एक तो 99.9% पूरी हो रही है और एक अर्धायु मतलब आधी यानी 50% पूरी हो रही है। तो कंडीशन फर्स्ट दी हमें क्या, 99.9% रिएक्शन जो है वो पूर्ण हो चुकी है, अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। तो मानना R0 यानी प्रारंभ में मात्रा, R0 मतलब प्रारंभ में, R0 जो है वो प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभ में मात्रा है, और R जो है वो शेष जो बची हुई है वो R है। तो मानना प्रारंभ में 100 है, प्रारंभ में कितनी है 100, जब 99.9 पूरी होगी तो बची कितनी, जब 99.9 पूरी होगी तो बची कितनी 0.1, क्योंकि अपने को एक तो शेष चाहिए और एक प्रारंभ वाली चाहिए। प्रारंभ वाली मैंने 100 मान ली, ये कहता है 99.9% पूरी होगी, तो इसका मतलब बची कितनी 0.1 बची, ठीक है। अब R0 की जगह आप 100 लिखो, R की जगह 0.1 लिखो, तो आपका T 99.9% मतलब 99.9% पूरी होने में लगा समय बराबर T 99.9% बराबर 2.303/K लोग, पहले वाली मान ली 100, बची कितनी 0.1, पॉइंट हटाओगे तो ये बन गया 1000, तो क्या बन गया T 99.9% बराबर 2.303/K लोग 1000। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, 1000 का मतलब क्या 10 की पावर 3, और लोग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये पावर मैं यहाँ ले आया, तो क्या बन गया T 99.9% बराबर 2.303/K इंटू 3 log 10, 3 log 10, log 10 रह गया, पावर आगे आ गई, log 10 का मान होता है 1, तो क्या बन गया T 99.9% बराबर 2.303/K
इंटू 3, ये टी 99.9% मैंने सोल्व कर लिया। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 1 दे दी। अब कहता है अर्धायु, अर्धायु मतलब 50% पूरी होगी। तो जब 50% पूरी होगी तो हमने आर नोट कितना माना है, 100 माना है। 50 पूरी होगी तो बच्ची कितनी, 50, आर 50 हो गया। ठीक है, अब अपने T50 निकाल रहे हैं। T50% बराबर 2.303 बट्टे के लोग प्रारंभ में कितनी मानी, 100, बच्ची कितनी 50, काटोगे तो 2 आ जाएगा, लोग दो का मान 0.3010, अपने 0.3 मान लेते, 0.301 होता है वैसे तो, लगभग 0.3 हो गया। तो ये बन गया T 50% बराबर 2.303 बट्टे के लोग 2, और लोग 2 का मान हो गया 0.3, ये बन गई समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो तो क्या बनेगा, देखो तो बनेगा अपने पास, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया तो क्या बनेगा, T 99.9% बटे T 50%, क्योंकि एक ये रही 2 ये रही, तो T 99.9 बटे T 50 बराबर 2.303 बट्टे के इंटू 3 बटे 2.303 बट्टे के इंटू 0.3, तो ये कट गया, ये पॉइंट हटा, इंटू 10 हो गया, 3 से 3 भी कट गया, और T 50 इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा T 99.9% बराबर 10 इंटू T 50%, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूरा होने में लगा समय इसके 50% पूरा होने में लगे समय का 10 गुना होता है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूरा होने में लगा समय 50% यानी अर्धायु का 10 गुना होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ कि T 99.9 जो है वो अर्धायु का 10 गुना है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया की अनुसंख्यता को परिभाषित कीजिए। तो अनुसंख्यता क्या होती है, अनुसंख्यता किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, जैसे अपने समीकरण लिखी N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, तो इसमें N2 का एक अणु और H2 के 3 अणु भाग ले रहे हैं, तो यानी कुल 4 अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी अनुसंख्यता 4 है, अनुसंख्यता 4 है। अगला क्वेश्चन, संगत सिद्धांत के अनुसार उन 2 कारकों के नाम लिखिए जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो संगत सिद्धांत की समीकरण क्या है, K बराबर Z e की पावर माइनस ई ए बट्टे आर टी, के बराबर Z e की पावर माइनस ई ए बट्टे आर टी, जहाँ Z क्या है, संगत आवृत्ति यानी इकाई आयतन में टक्करों की संख्या, संगत आवृत्ति यानी इकाई आयतन में टक्करों की संख्या, संगत आवृत्ति यानी इकाई आयतन में टक्करों की संख्या। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो संगत आवृत्ति यानी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो एक तो संगत आवृत्ति होगी, दूसरा ये e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये क्या है, सक्रिय अणुओं का अंश, सक्रिय अणुओं का अंश। जब ताप बढ़ाते हैं तो सक्रिय अणुओं का अंश भी बढ़ जाता है। कल भी हमने पढ़ा था 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो सक्रिय अणुओं का अंश दुगना हो जाता है। अपने यूं ग्राफ बनाया था कल एक, इस तरह से, ये तो T डिग्री पर था और ये T प्लस 10 पर था। तो हमने यहाँ देखा था कि सक्रिय अणुओं का अंश दुगना हो गया पहले से, इसलिए वेग दुगना हो गया ना। तो ताप बढ़ाते हैं तो एक तो संगत आवृत्ति बढ़ जाती है और दूसरा सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर बढ़ने वाले 2 कारक, एक तो संगत आवृत्ति और दूसरा सक्रिय अणुओं का अंश।
अगला क्वेश्चन, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% पूरा होने में लगा समय अर्धायु का 2 गुना होता है। सेम ऊपर वाली तरह, जब 75 पूरा होगा तो बच्चा कितना 25, तो हम क्या करेंगे T75 निकालेंगे। पहले तो 2.303 बट्टे के लोग R नोट बटे R, अभी हमने ऊपर किया था ये वाला 99.9 वाला, वही है सेम टू सेम, ये वाला R नोट बटे R सेम है। देखो 75 पूरी होगी तो बच्ची कितनी 25, तो मानना पहले वाली 100, बाद में बच्ची 25, काटोगे तो 25 चौके 100, लोग 4 का मतलब 2 की स्केयर, 2 की स्केयर, तो ये बन जाएगा T75% बराबर 2.303 बट्टे के लोग 2 की स्केयर। पावर कहाँ जाती है, पावर लोग वाली आगे यहाँ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा T75% बराबर 2.303 बट्टे के इंटू 2 लोग 2, पावर आगे आ गई 2 लोग 2। अब T50 निकालो, T50 मतलब आधी पूरी होगी, तो आधी पूरी होगी तो बची कितनी, आधी बच गई, तो 2.303 बट्टे के मानना पहले वाली कितनी 100, अब हम T50 निकाल रहे हैं तो बच्ची कितनी 50, 100 बट्टे 50 काटोगे तो ये बन जाएगा लोग 2, लोग 2। ये समीकरण 1 दे दो, ये समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो 1 क्या है T75, 2 क्या है T50 बराबर, अब देखो आप इस यहाँ देखो भाग दोगे तो कट जाएगा, ये कट गया 2.303 बटे के, 2.303 बटे के कट गया, लोग 2 से लोग 2 भी कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। देखो 2, और ये T50 इधर ले आओगे तो गुणा में आ जाएगा, तो ये बन गया T75 बराबर 2T50। इसका मतलब 75% पूरी होने में लगा समय 50% में पूरी होने में लगा समय का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास 75% का समय 50% का 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन 2019 से, तो स्टूडेंट्स मैं फिर आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे जो टॉपिक हैं जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ आ रहे होंगे, और यदि आपको ये टॉपिक समझ आ रहे हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 15-20 दिनों में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा पहले ही कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द हम लोग आपके बीच लाने वाले हैं। तो अब मूव करते हैं हम 2019 के एग्जाम की ओर। 2019 में एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान जो है 1.72 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है। के का मान सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स तो कोटि आपसे पूछी है, तो सेकेंड इनवर्स है तो प्रथम कोटि है, क्योंकि हर कोटि के लिए के का जो मात्रक होता है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ प्रथम कोटि बन जाएगी। देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ के अंदर, अभी ग्राफ पढ़ा था हमने, ये ग्राफ बनाया था, है ना। तो अगर 0 से हम लेते हैं शिखर तक, यानी यहाँ तक 0 से, तो ये देहली ऊर्जा होती है। और अभिकारकों के पास जो पहले से है वो औसत ऊर्जा है, और बाकी की जो हमें उपलब्ध करवानी होती है ये वाली, ये होती है सक्रियण ऊर्जा। यानी हम कह सकते हैं देहली ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा और औसत ऊर्जा का योग है। क्योंकि सक्रियण ऊर्जा, ये सक्रियण ऊर्जा इतनी, ये नीचे वाली औसत ऊर्जा है इतनी, और इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जो योग है, यानी ये देहली ऊर्जा है। तो सक्रियण ऊर्जा किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा का योग देहली ऊर्जा कहलाता है। यानी कुल जितनी ऊर्जा उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है, कुल न्यूनतम ऊर्जा जो उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है वो देहली ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 20% वियोजन में 40 मिनट लगते हैं। 20% टूटने में 40 मिनट लग रहे हैं, मतलब 20% पूरी होने में 40 मिनट लग रहे हैं।
तो इसकी अर्धायु निकालो, हाफ लाइफ टाइम, अर्धायु टी हाफ निकालना है। अब देखो टी हाफ का जो सूत्र होता है ना, टी हाफ का सूत्र होता है 0.693/K। तो आपको टी हाफ ज्ञात करने के लिए के चाहिए। अब के आपको कहीं नहीं दिया, तो के ज्ञात करने के लिए आंकड़े दिए हुए हैं ये वाले। के का क्या सूत्र होता है, के बराबर 2.303/T log R0/R, R0/R। अब देखो टाइम आपको 40 मिनट दिया है, तो आप टाइम की जगह 40 मिनट रखें, 40 मिनट। अभी कह रहा है 20% टूट गई, 20% वियोजन हो गया, तो 20 टूट गया तो बचा कितना, 80, क्योंकि बट्टे में R बचा हुआ होता है। तो मानना पहले वाली कितनी है, 100, जब 20 टूट गई तो बची कितनी, 80, 0 से 0 काट लें तो ये बन गया 10/8, 10/8। और लोग में जो बटे वाला मान होता है वो माइनस में आ जाता है, यानी इसको कैसे लिखूंगा मैं, देखो के बराबर 2.303/40, 40 मिनट लगते हैं, वो टाइम 40 है, लोग 10 माइनस लोग 8, लोग 10 माइनस लोग 8। तो लोग 10 और लोग 8 की वैल्यू देखनी, तो मैंने एक मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको लोग और एंटी लोग की वैल्यू निकालनी कैसे है वो भी आपको एक वीडियो बताया हुआ है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करें केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आपको लोग और एंटी लोग वाला वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ भी लोग एंटी लोग वाला वीडियोज़ होगा, वो उपलब्ध होगा। तो लोग और एंटी लोग कैसे निकालते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को मैसेज डाल दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर लोग वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा, लोग वाले वीडियो का मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप लोग एंड एंटी लोग शशि सिडाना मेरे नाम से सर्च कर ले यूट्यूब पर तो भी मिल जाएगा। लोग निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ उसमें, तो बटे वाला लोग माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो ये बन गया के बराबर 2.303/40, लोग 10 का मान 1 होता है और लोग 8 का मान होता है 0.9030, और 1 में से जब आप 0.9030 घटाएंगे तो वो बचेगा 0.0970। 1 में से जब आप 0.9030 घटाएंगे तो वो 0.0970 बच जाएगा। तो यहाँ जब आप इसको घटा लेंगे, ये घटा लिया तो ये बच गया 0.0970, ये के का मान आ गया। अब के का जो मान आया वो यहाँ पुट कर दें, तो ये बन गया टी हाफ बराबर 0.693/K। के का जो मान था 2.303 इंटू 0.0970/40, बट्टे वाला 40 ऊपर आ जाएगा। तो ये आप इसको हल कर लें, आपका अर्धायु काल सोल्व हो जाएगा। तो अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वियोजन में 20%, वियोजन में 40 मिनट लगे तो अर्धायु निकालनी है, तो टी हाफ सूत्र लगाना पड़ेगा, बटे में के आएगा और के की वैल्यू आपको इस सूत्र से निकालनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम 2020 के क्वेश्चन की ओर। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अर्धायु बतानी है, तो अर्धायु वह समय होता है जिस पर आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, यानी अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कोटि व अनुसंख्यता में 2 अंतर। तो कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के दौरान बदल जाती है, जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हो जाता है, उन अणुओं की संख्या कोटि होती है। और अनुसंख्यता कुल अणुओं की संख्या होती है। कोटि जो है वो शून्य हो सकती है, हम लोग पढ़ते हैं शून्य कोटि, पर अनुसंख्यता कभी शून्य नहीं हो सकती। कोटि भिन्नों में हो सकती है, आधी 1, 2, आधी 1, 1.5, 3/4, 1/3, है ना, भिन्नों में 1/2, 1/3, 3/4, 1/5 भिन्नों में हो सकती है। अनुसंख्यता हमेशा पूर्णांक होती है। कोटि प्रायोगिक वैल्यू है और अनुसंख्यता सैद्धांतिक वैल्यू है, सैद्धांतिक मान है। तो ये अंतर बन जाते हैं 4-5। अगला क्वेश्चन, ए बराबर बी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.05 m से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.03 m हो जाती है। पहले 0.05 थी, अब होगी 0.03। टाइम कितना लगा, 20 मिनट। औसत वेग की गणना सेकंड और मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए।
तो औसत वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो अब देखें आप, पहले 0.05 थी, अब 0.03 होगी, तो कितना परिवर्तन हुआ? 0.02 का, बटे परिवर्तन में लगा समय कितना है? 20 मिनट बटे 20। अब पॉइंट हटा लें, बटे में 100 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन गया 1/1000, यानी 1/10⁻3, ऊपर लाएंगे 10⁻−3। मात्रक लिख दे वेग का, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, क्योंकि अभी आपने समय को मिनट में रखा है, अब आपको सेकंड में भी करना है। तो मिनट को सेकंड में बनाने के लिए आप 60 से गुणा कर दे, इंटू 60, तो यहाँ भी 60 से गुणा हो जाएगा, इंटू 60, यहाँ भी 60 से गुणा हो जाएगा, इंटू 60, और यहाँ भी 60 से गुणा भाग हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 60, यानी कि है ना, बटे में 60 आ जाएगा, क्योंकि 20 मिनट बटे में है, तो 20 मिनट को 60 बनाए, इंटू 60 कर दे, फिर 60 आ गया, बटे वाला 60, बटे वाला 60, इसको हल कर लें तो ये सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो इस प्रकार औसत वेग की गणना सेकंड इकाइयों में भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। सांद्रता की पावर 1 लेंगे, पावर ही कोटि होती है ना, तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग में विभेद कीजिए। तो अभिक्रिया वेग क्या है? इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग वेग नियतांक होता है, वेग नियतांक। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे? देखो, वेग नियम क्या कहता है? मान लो कोई अभिक्रिया है a + b = उत्पाद, तो वेग नियम कहता है किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इसकी पावर जो होती है वो कोटि होती है। अब समानुपाती का निशान हटाते हैं, तो जो नियतांक लगाते हैं ना, वो नियतांक वेग नियतांक यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब इसकी परिभाषा देखो, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा देखना, मैं ए अभिकारक जो है इसकी सांद्रता को 1 m ले लूँ और बी की सांद्रता को भी 1 m ले लूँ, इसकी सांद्रता को भी 1 ले लूँ, इसकी सांद्रता को भी 1 ले लूँ, तो 1 की पावर कितनी मर्जी हो वो 1 ही आता है, ये भी 1 आ जाएगा, तो वेग बराबर k हो जाएगा, वेग बराबर k। यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब उस अभिक्रिया में प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 m होती है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग फिर देख लें, k यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग वेग के बराबर है कब? जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 m है तब। तो ये आपके पास विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा आ गई। अगला क्वेश्चन, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 तथा H2 के उत्पादन की दर क्या होगी? N2 और H2 के बनने की दर अपने को निकालनी है। वेग स्थिरांक आपको दिया गया है। तो पहले तो अमोनिया का अपघटन देखें, अपने समीकरण देखें, तो 2NH3 बदलेगा N2 + 3H2 में। अब इसका वेग हम लिखेंगे, इसको छोड़ दो क्योंकि हमें N2 और H2 का वेग निकालना है। तो अभिक्रिया का वेग जो है N2 उत्पाद है तो प्लस का निशान आएगा, N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय 3 गुना में है, बटे में चला जाएगा 1/3। H2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और क्योंकि H2 भी उत्पाद है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब अपने को ज्ञात क्या करना है? N2 के उत्पादन की दर और H2 के उत्पादन की दर। तो यानी अपने को एक तो dN2/dt यानी N2 के उत्पादन की दर और एक dH2/dt ज्ञात करना है, dH2/dt ज्ञात करना है। अब क्या संबंध बना? देखो, संबंध बना वेग बराबर है dN2/dt के, वेग बराबर है dN2/dt के, और वेग बराबर है 1/3 dH2/dt के। वेग
बराबर है 1/3 dH2/dt। अब मेरे को dH2/dt निकालना है, तो ये वाला बट्टे वाला 3 इधर गुना में आ जाएगा, यानी ये 3 इंटू वेग हो जाएगा। 3 इंटू वेग बराबर dH2/dt। ठीक है, dN2/dt तो सीधा ही दिख रहा है वेग के बराबर है। dH2/dt निकालना है, तो ये बट्टे वाला 3 इधर आके गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो शून्य कोटि है, शून्य कोटि के लिए क्या होता है, वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता की पावर 0 के। वेग निकालेंगे हम, तो वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता की पावर 0 के। समानुपाती का निशान हटाएंगे, के लगा दिया, आर की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो वेग बराबर के आ गया, वेग बराबर के आ गया। अब के आपको दिया है, देखो वेग स्थिरांक आपको दिया है, के आपको दिया है 1.72 इंटू 10⁻⁴, तो यही वेग है 1.72 इंटू 10⁻⁴। वेग बराबर है के, और के आपके पास दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये लो, अब ये वेग आ गया, वेग का यहाँ मान रख दो, तो ये आ गया 1.72 इंटू 10⁻⁴। तो N2 के बनने का वेग तो सीधा ही आ गया, और H2 के बनने का वेग 3 इंटू वेग है, 3 इंटू वेग। अब वेग का मान रख दो, यानी 3 इंटू 1.72 इंटू 10⁻⁴, ये H2 के बनने का वेग आ गया। गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 7 21, हासिल 2, 3 और 2 5, यानी 5.16 इंटू 10⁻⁴ बराबर dH2/dt, यानी H2 के बनने का वेग। अब इसका मात्रक जरूर लिखे आगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके पास 2020 तक के क्वेश्चन रासायनिक बलगति की हमने कर दिए। साथियों, मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं, ताकि सभी स्टूडेंट जो इसका बेनिफिट ले सकें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, अगले चैप्टर जो हमारा है धातुकरण, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सुबह 7 बजे। धन्यवाद।